अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब की सियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो एक वक्त में सैकड़ों महाज खोल लेते हैं, और उनकी दूसरी क्वालिटी ये है कि वो यू टर्न लेने के मास्टर हैं। खान साहब की जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़ी डिफरेंट है एक आम पॉलिटिशियन की निस्बत। वो इदारों से टकराने की सलाहियत भी रखते हैं और फिर टकराने के बाद अपने प्रीवियस स्टैंड को चेंज करने की भी कमाल किस्म की एबिलिटी रखते हैं। खान साहब ने आज मीडिया के कुछ अरकान से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने अदलिया के बाद इलेक्शन कमीशन को अपना टारगेट बना लिया है और अब वो तनकीद कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। इस तनकीद की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब अब चाहते हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल करें और उनको ओहदे से हटाएं। अब ये एक ऐसे वक्त में रेफरेंस फाइल हो रहा है जब तहरीक इंसाफ का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस उसकी समाअत का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि अब ये अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अनकरीब एक फैसला आने की तवक्को की जा रही है और यकीनन वो फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आएगा। तो खान साहब ये चाहते हैं कि वो इस फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन को इतना कंट्रोवर्शियल बना दें, इतना मुतनाज़ा बना दें कि इलेक्शन कमीशन की साख पब्लिक के अंदर मुतासर हो और लोग इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम ना करें। बिल्कुल उसी तरह तस्लीम ना करें जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन से सींग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सींग फंसाए जा रहे हैं ये एक तवील अरसे से फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज वो बता रहे हैं कि सिकंदर राजा जो थे वो उनकी चॉइस नहीं थे बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस थे। और खान साहब जो हैं उनकी और इलेक्शन कमीशन की जो लड़ाई है उसकी एक तवील हिस्ट्री है। डस्का का इलेक्शन हो और उस इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के फैसले जो थे उसने तहरीक इंसाफ की जो शफाफियत थी इंतखाबी अमल के हवाले से उसको बड़े बुरे तरीके से हिट किया। फिर उसके बाद जब सेनेट के अंदर ओपन बैलेट का मामला आया ताकि वोटों की खरीदो फरोख्त को रोका जाए तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट की भी मुखालफत की। उसके बाद जब खान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फार्मूला पेश किया और ओवरसीज को वोट का हक देने की बात की, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन एक रुकावट बन गया और उन्होंने मुखालफत की। और आज जब अर्ली इलेक्शंस की बात की जा रही है या 90 दिन में इंतखाबात की बात की जा रही है तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हल्का बंदियां नहीं हो सकती, 6 से 7 माह लगेंगे और उससे पहले आपको मरदमशुमारी के नताइज भी देखने हैं। आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एक पेज के ऊपर भी लेकर आना है, यानी कि हर महाज पर पॉलिटिकली इलेक्शन कमीशन खान साहब के लिए रुकावट बना हुआ है। अब इस रुकावट को दूर करने के लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट कर रहे हैं ताकि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का जो भी फैसला आना है उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए या कम से कम इलेक्शन कमीशन की साख को वो इस्टेब्लिश कर दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इदारा जो है वो बेसिकली पीटीआई का एक बहुत बड़ा दुश्मन है और दुश्मन से आप ऐसे ही फैसले की तवक्को कर सकते हैं। अब एक तरफ तो ये इलेक्शन कमीशन का महाज है, दूसरी तरफ आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले खान साहब की हुकूमत के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बड़ा ज़ेर ताब रखा गया, उनके खिलाफ रेफरेंस लेकर आए। खान साहब आज ये कह रहे हैं, सहाफ़ियों के सामने इंकशाफ कर रहे हैं कि जनाब काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट जो रेफरेंस फाइल करने का फैसला था वो इंतहाई गलत फैसला था और वजारत कानून के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। अगरचे फ़रूग नसीम साहब अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं और वो खान साहब की बात को एडमिट नहीं करते, बट आई थिंक के फ़रूग नसीम साहब को भी पता है और खान साहब को भी पता है कि वो रेफरेंस कहाँ से आया था और क्यों आया था। जिस तरह सिकंदर राजा को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, आज खान साहब बता रहे हैं उसी तरह वो रेफरेंस भी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी और उस रेफरेंस की बुनियाद भी फैज़ाबाद धरना केस था
और सानिया कोयटा था, दोनों मुकदमात में इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रोल था उसको काजी फाइज ईसा ने एक्सपोज करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो जो ताकतवर हल्के हैं उनमें काजी फाइज ईसा एक्सेप्टेबल नहीं थे और पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिया जाए और रास्ता रोका जाए काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस बनने से। अब जबकि वो तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं तो खान साहब एक रिकंसाइल कर रहे हैं, एक यू टर्न ले रहे हैं और ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मेरे और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात तो हो गए हैं खराब, तो अब मेरी और काजी फाइज ईसा की कोई जाती लड़ाई नहीं है। कल को चूंकि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, हो सकता है कि कल को पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए और एक ऐसे वक्त में जाए कि जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हों, तो वो न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने उस इंप्रेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल को जो कल की सुप्रीम कोर्ट है वो उसके साथ अपने आप को रीअलाइन कर लें। तो ये भी खान साहब की एक कमाल की यू टर्न की स्ट्रैटेजी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के साथ रिकंसाइल हो रहा है, ये सारे मामला चल रहे हैं, तो फिर एक तोशाखाना केस भी है। अब तोशाखाना केस के अंदर खान साहब ओपनली सामने आ गए हैं, उन्होंने तो बता दिया जी मेरा तोहफा मेरी मर्जी, जैसे जर्नैल प्लॉट लेते हैं और लेने के बाद वो उसको बेच सकते हैं, तो बिल्कुल उसी फार्मूले के ऊपर खान साहब सरकार की पॉलिसी के मुताबिक तोहफे को खरीदते हैं और खरीद कर बेचते हैं और इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक ये जो तोशा खाना है ये कोई बहुत बड़ा कोई चार्जशीट शायद खान साहब के अगेंस्ट बन ना सके। उसकी रीज़न है कि कल रोज़नामा जंग ने भी एक स्टोरी अपने अखबार में शाया की जिसमें बताया गया कि टोटल 112 तोहफ़े खान साहब ने ख़रीदे, तकरीबन ये 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए की अमाउंट उसमें बताई गई थी। तमाम अदायगियाँ कानून के मुताबिक हुई। अब उन अदायगियों के बाद खान साहब उन तोहफों का क्या इस्तेमाल करते हैं, कानून इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहता जिसके ऊपर हम ये अज्यूम करें कि खान साहब जो हैं उन्होंने किसी भी किस्म के कानून को तोड़ने की कोशिश की है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक लास्ट एलिमेंट जो खान साहब कर रहे हैं, खान साहब एक पॉलिटिकल फील्डिंग सेट कर रहे हैं जहां पर शहबाज शरीफ साहब 12-14 पार्टियों के साथ एक हंग पार्लियामेंट बना के एक मुतहदा अपोजिशन का महाज कायम कर रहे हैं, वहीं पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान बहुत कुर्बतें बढ़ रही हैं और ये जो कुर्बतें हैं ये एक इंतखाबी अलाइंस की शक्ल इख्तियार करने के लिए जा रही हैं। अगरचे पीटीआई की पहली हुकूमत के अंदर सिराजुल हक वजीर ख़जाना भी रहे और बड़ा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था और उसके बाद जब से पीटीआई अलहदा हुई जमात इस्लामी से तो दोनों को सियासी तौर पर नुकसान हुआ और फजलुर रहमान साहब की केपीके के अंदर एक पोजीशन मुस्तहकम होगी। तो आज खान साहब भी अलाइंस की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है। अगर जमात इस्लामी से अलाइंस होता है तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आप वोटिंग पैटर्न को देखें तो फजलुर रहमान साहब को एक बड़ा डेंट लग सकता है। और इसके साथ साथ भी जमात इस्लामी की हद तक जो कराची का मामला है जहाँ पे हाफिज नईमुर रहमान लीड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत गेन किया है जमात इस्लामी ने कराची के अंदर। इसी तरह लाहौर के अंदर भी जमात इस्लामी का एक बड़ा एक वर्किंग नेटवर्क मौजूद है, वर्कर उनका चार्ज है, रास्ते उनके हैं, इलेक्शन लड़ने की साइंस उनको आती है। अगरचे उनका वोट बैंक लाहौर में बड़ा महदूद होता जा रहा है लेकिन फिर भी वो अपनी एक हैसियत और एक वैल्यू रखते हैं। तो अगर ये अलाइंस होता है तो एक नेचुरल अलाइंस होगा और जो एंटी अमेरिकन स्लोगन है, ये जो अमेरिका का यार है गद्दार है का नारा है, ये भी बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स की एक बड़ी बुनियादी फाउंडेशन है। अब जबकि खान साहब पाकिस्तान की अदलिया को टारगेट कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों लगी, तो आगे से अदालतें भी तुर्की ब तुर्की जवाब देने लगी हैं। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कि कहा यह जाता था कि जज नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं। मगर अब ये लग रहा है कि जज न सिर्फ अपने फैसलों के जरिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनके फैसले तो खामोश हैं लेकिन उनके रिमार्क्स बहुत कुछ बोलना शुरू हो गए हैं और वो सियासी तनकीद का जवाब दे रहे हैं बजाय इसके कि वो अपना फैसला दे दें और उसके बाद चूंकि वो एक पब्लिक डोमेन के अंदर फैसला चला जाता है तो एक फेयर कमेंट उन फैसलों पर किया जाता है।
तो अब अदालतें पलटकर खान साहब को इंगेज कर रही हैं और जवाब दे रही हैं नाम लिए बगैर। अब अदालतें ये बता रही हैं कि जनाब हम तो 24 घंटे काम करते हैं और हम तो आइन का दिफा करने पर हमें गालियां खानी पड़ती हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि 15,000 बंदे लाकर जब आप तनकीद करेंगे तो फिर अदालतें क्यों फैसले करेंगी। तो पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रडिक्शंस, आई थिंक कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अगर जज दें तो बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कैसा अजीब इत्तेफाक है कि आप आइन को अगर शरीफ खानदान का दिफा कहते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप आइन के दिफा को किसी के इक़्तिदार की ज़मानत बनाना चाहते हैं फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने शरीफ खानदान के इक़्तिदार को बचाया है, आपने उनके लिए हुकूमत के लिए राह हमवार की है। देखें, आम आदमी को तो इस मुल्क में इंसाफ के लिए उम्र नूह चाहिए। यहाँ यही सुप्रीम कोर्ट है जिसकी पार्किंग में खड़ा होकर खैरपुर टामिया वाली का बंदा वो अपने मुकदमे की 101वीं सालगिरह का केक काटता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर आइन का दिफा नहीं हुआ, यहाँ पे अशराफिया का दिफा हुआ, यहाँ पे सियासी मकासद का दिफा हुआ। आइन के दिफा के अंदर जिन्होंने ज़मीर बेचा है उस पे तो अभी तक रेफरेंस चल रहा है। यहाँ डाका पड़ गया, पूरी वारदात हो गई, मैंडेट चोरी हो गया पीटीआई का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कान पे जून तक नहीं रेंगी। ठीक है जी। और अब 10 से 15,000 लोग लाएंगे तो फैसले कैसे होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही। यानी एक तरफ कि वो ये कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया की तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सियासी जमातें जिस तरह हिट कर रही हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करेंगे। बट दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप 15,000 लोग ले आएंगे तो हम फैसले कैसे करेंगे। अब बात ये कि जो बंदे लाने की स्ट्रैटेजी थी ये किसकी थी, ये जो एहतजाज का सिलसिला था, इसका खालिक कौन है, इस फार्मूले का बानी कौन है? उसका नाम है नवाज शरीफ। जिनको रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई आइन का दिफा दफू नहीं किया। ये तो इस्टेब्लिशमेंट की एक गेम थी। सुप्रीम कोर्ट तो एक मोहरा था बेसिकली जिसने सारा काम किया। सुप्रीम कोर्ट पे सज्जाद अली शाह की अदालत के ऊपर हमला किसने किया? नवाज शरीफ साहब ने किया। ये एक रियलिटी। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि मुझे क्यों निकाला, कौन जजों को 5 जज एक जुम्बिश कलम, ठीक है जी, गालियां निकालता रहा। उस शख्स को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन जाने की इजाजत दी, रास्ते हमवार किए। तो जो गालियां देते हैं रिलीफ तो उनको मिलता है, हिस्ट्री तो यही बताती है। यानी इतवार वाले दिन अदालतें लगेंगी, किसी आम आदमी के लिए तो नहीं लगेंगी, किसी आम आदमी की जमानतों के तो नहीं लगेंगी। इत्तेफाक ऐसा है कि वो उसके साथ शरीफ लगना चाहिए, चाहे वो हमजा शहबाज है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो नवाज शरीफ है। ठीक है जी। तो अगर आइन के दिफा को एक खानदान के दिफा के लिए अदालतें इस्तेमाल करेंगी तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस 21वीं सदी में और इस डिजिटल मीडिया के दौर के अंदर लोगों को इस हद तक बेवकूफ़ समझना ये इंतहाई अफसोस की बात है। आई थिंक के एट द एंड ऑफ द डे खान साहब बहुत सारे महाज खोल रहे हैं। वो अदलिया को टारगेट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिसे टारगेट करना है उसे टारगेट नहीं कर रहे, और वो है एस्टैब्लिशमेंट। सिकंदर सुल्तान राजा के पीछे कौन? एस्टैब्लिशमेंट। काजी फैजीसा के रेफरेंस के पीछे कौन? एस्टैब्लिशमेंट। ये रात को 12 बजे अदालतें लगाने के फैसले के पीछे कौन? एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेने से खान साहब फौज का नाम लेने से घबरा रहे हैं। जब तक कि वो इस घबराहट को दूर करके क्लैरिटी के साथ अवाम में नहीं आएंगे तो आई थिंक वो एक हाफ बेक बातें कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं होगा जो होना चाहिए। इसी के साथ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाकी है कि लड़ाई चल रही है कुर्सी के पीछे, कोई कहता है जी मैं सदर बनना चाहता हूँ, यहाँ ज़रदारी भी उम्मीदवार है, फजलुर रहमान भी उम्मीदवार है, किसी को अर्ली इलेक्शन चाहिए, किसी को काबीना में शमूलियत के ऊपर एतराज़ात हैं। तो आने वाले दिन के अंदर देखते हैं कि ये काबीना किस किस्म की बनती है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अभी तक खान साहब का जो मंजन है वो बिक भी रहा है, उनकी पॉलिटिक्स में बड़ी जान है। तो वो जहां महाज खोल रहे हैं वहां पर वो यू टर्न्स भी ले रहे हैं। अब देखते हैं कि उनके नए महाज कामयाब होते हैं या उनकी यू टर्न की पॉलिसी कामयाब होती है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।